अस्सलाम वालेकुम। ये मई का महीना इसलिए बड़ा अफसोसनाक है क्योंकि दूसरा वाक़या जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का वाक़या है जहाँ फोर्सेस को निशाना बनाया गया है। जहाँ आम आवाम को निशाना बनाया जाता है वो भी दहशतगर्दी के ज़ुमरे में आता है, लेकिन जब ख़ास तौर पे टारगेट किया जाए उन लोगों को जो वर्दी में मलबूस हों, वो पुलिस के हों, वो रेंजर्स के हों, वो आर्मी के हों, वो किसी भी फोर्सेस के इदारे हों और इन यूनिफॉर्म हों, जब उनको टारगेट किया जाता है तो ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन होती है किसी भी मुल्क के लिए। पाकिस्तान की बात नहीं, अगर आप जनरली भी देखें किसी भी मुल्क के लिए जब वर्दी में मलबूस एहलकारों को निशाना बनाया जाए तो बड़ा क्रिटिकल होता है वो। और ये दूसरा अफसोसनाक वाक़या जो कल रात पेश आया बलूचिस्तान में, केच और मच का ये इलाका है जहाँ मामूल की गश्त पर थे हमारे हमारे एहलकार, एफसी के एहलकार थे और आईडीज़ के ज़रिए ये हमला किया गया था और इसमें 7 जवान पाकिस्तान के शहीद हुए हैं। इससे पहले भी एक अफसोसनाक वाक़या बलूचिस्तान में 8 मई को हुआ था जहां 6 जवान शहीद हुए थे और नौयत उस वाक़े के भी इसी तरह थी, सेम थी, इसी तरह टारगेट किया गया था। तो बलूचिस्तान में वाक़यात बढ़ना शुरू हो गए जहाँ एक तरफ बलूचिस्तान में फोर्सेस को निशाना बनाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ हिंदुस्तान का मीडिया और हिंदुस्तान के लोग जो दुनिया भर में अपने आप को प्रेजेंट कर रहे होते हैं बतौर हिंदुस्तानी और हिंदुस्तान के मौक़िफ़ को लेकर चल रहे होते हैं, वो भी बार बार बलूचिस्तान का तज़किरा करते हैं। तो ये कहना गलत नहीं होगा और मैं बिल्कुल हक बजाने दूँगा ये कहते हुए, ये क्लेम करते हुए कि बाकायदा एक साजिश के ज़रिए बलूचिस्तान को डिस्टेबलाइज़ करना है, पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज़ करने की एक साजिश जो है वो हिंदुस्तान शुरू कर चुका है। क्योंकि अब शायद आखिरी दिन होंगे, आखिरी महीने होंगे, जैसे ही बॉर्डर मुकम्मल हो जाएगा अफ़गानिस्तान के साथ पाकिस्तान का जो इलाका बलूचिस्तान में के साथ लगता है, और उसके बाद अगला काम भी बड़ी तेज़ी से शुरू होने लगा है और वो है ईरान के बॉर्डर को फेंसिंग करने का। और ये क्रेडिट सिर्फ़ और सिर्फ जनरल कमर जावेद बाजवा को जाता है, क्योंकि पाकिस्तान की 72 साल की तारीख़ में जब भी आप फ़ौजी हुक्मरानों या फ़ौजी रहनुमाओं की, फ़ौजी आर्मी चीफ्स की बात करते हैं तो उनको हमेशा कहा गया कि बलूचिस्तान कैसे अफ़गानिस्तान का बॉर्डर जो है मुकम्मल तौर पर महफूज कर दिया जाए, उस पर फेंसिंग कर दी जाए। तो किसी में यह हौसला नहीं हुआ। अयूब खान से लेकर जनरल ज़ियाद तक, जनरल ज़ियाद से लेकर मुशर्रफ तक, मैंने इन तीनों का नाम इसलिए लिया क्योंकि ये चीफ भी थे और साथ साथ ये पाकिस्तान के हुक्मरान भी थे, तो ये बहुत पावरफुल थे, ये कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। जनरल कंवर जावेद बाजवा ने ये बड़ा एक कदम उठाया और जो आलमी दबाव था उसको पसे पुश्त डालते हुए हमारे बॉर्डर्स को, जो ख़ास तौर पे बड़े सेंसिटिव, मेरे लिए, मेरे नज़दीक लाइन ऑफ कंट्रोल से ज़्यादा सेंसिटिव है अफ़गानिस्तान और ईरान का बॉर्डर, जो कि अगले कुछ महीनों में अब मुकम्मल तौर पर सिक्योर हो जाएगा और उसकी सिक्योरिटी को और मज़ीद बढ़ा दिया जाएगा, तो शायद ये दहशतगर्दी के हमले और रॉ की इन्फिल्ट्रेशन कम हो सके। तो इससे ज़रा अफसोसनाक खबर से आगाज़ करेंगे। मेरे साथ मेरे पैनल में मुझे ज्वाइन कर चुके हैं सीनियर तजिए का जनाब राजा आमिर अब्बास साहब। राजा साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से सीनियर रहनुमा बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब, दानियाल साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। और PTI से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मेंबर नेशनल असम्बली सीनियर रहनुमा कराची से आफ्ताब जहांगीर साहब हैं। आफ्ताब भाई बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। तो सबसे पहले राजा आमिर अब्बास साहब, एक कमेंट मैं चाहूँगा, बलूचिस्तान को ख़ास टारगेट किया जा रहा है और आपका भी ताल्लुक बलूचिस्तान से ही बनता है। राजा साहब देखिए, ये बात अब बिल्कुल अयां है कि जो दुनिया में इश्यूज़ हैं और ख़ासकर जो भारत को इशू पाकिस्तान से है, चाहे वो अमेरिका को है, वो है कि जी सीपेक, और ये जो हमारा सीपेक है इसको सबटाज करने के लिए ये तमाम एक्टिविटीज़ बलूचिस्तान में की जाती हैं कि ये जो रूट है गवादर से लेके उधर तक, इसको किसी भी अंदाज में आप डिस्ट्रॉय करें। तो इस चीज़ को हमारी जो फ़ौज है वो भी समझती है, हमारी अब आवाम, ख़ासकर बलूचिस्तान की हुकूमत, वहाँ की इंटीरियर मिनिस्ट्री, वहाँ के लोगों को भी अब शऊर आ गया है, क्योंकि हमने देखा कि यह हालिया जो आपका हिंदुस्तानी मीडिया ने प्रोपेगेंडा शुरू किया तो आवाम ने खुल के कहा कि जनाब यहाँ पे कोई इस किस्म के जो कबाइल हैं वो इस किस्म की एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है, और फ़ौज ने बड़े अच्छे तरीके से कंट्रोल किया है। लेकिन बात वही जो आपने की कि जब ये फेंसिंग कंप्लीट हो जाएंगी, आपकी रॉ और NDA अगर आपके सामने ये चीज़ आप उनको इंटरसेप्ट कर लेते हैं कि वो ये कर रहे हैं, तो रॉ और NDA अपनी हरकतें करते रहेगी, लेकिन हम खुशउस्लूबी से अपना सीपेक का जो है इसको कामयाब करेंगे और दुश्मनों को लाजमी तौर पर इसमें एक शिकस्त होगी और उनके ये जो इस किस्म के एक्टिविटीज़ हैं, इंसर्जेंसीज़ की तरफ जो लोगों को ले जाना चाहते हैं, कामयाबी होती हुई नज़र नहीं आ रही। बिल्कुल सही। आफ्ताब जहांगीर साहब, इमरान खान साहब ने तो बड़ा अच्छा इंडिया को हाईलाइट किया और पहली मरतबा जनरल असम्बली के फ्लोर पे RSS का तज़किरा हुआ, हिंदुस्तान किस तरह इन्फिल्ट्रेट करता है पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में।
तो गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी होगी, क्योंकि ये बड़ा ख़तरनाक है कि हमारे बलूचिस्तान और दीगर सूबों में, दीगर जगहों पर फोर्सेस को और प्लेसेस को निशाना बनाया जाता है दहशतगर्दों की जानिब से, जो कि डेफिनेटली स्पॉन्सर्ड है हिंदुस्तान की जानिब से। अच्छा, अदनान, बात ये है कि ये देखें, ये असल में इंडिया ने एक मौका देखा कि इस वक्त पूरी दुनिया जो है एक कोरोना की तरफ है और पाकिस्तान भी, और तो उसने कहा कि ये शायद पाकिस्तानी हुकूमत या अफवाज जो है उनकी तवज्जो दूसरी तरफ होगी, तो इस मौके से फायदा उठाते हुए उन्होंने कोशिश की और हमारे 13 नौजवान फौजी को शहीद किया है इस महीने के अंदर। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके घर वालों को सब्र जमील दे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये फेंसिंग भी हो जाएगी, सारा कुछ हो जाएगा। हमें जो बाहर से तो जो आते थे राह के एजेंट या कुछ, उनसे तो हम निपट भी लेते थे कि हमारी ये फौजी है, लेकिन जो अंदरूनी दुश्मन है, उस असल चैलेंज हमारा वो है कि हमें उनसे कैसे निपटना है। देखिए, जब तक अगर अंदर घर का बेदी साथ ना हो तो बाहर वाले की कभी जरूरत नहीं होती कि वो कोई इस किस्म की चीजों को सबोताज करे। और जैसे अभी राजा साहब ने बात की, बात बिल्कुल सही है कि उनका में शुरू दिन से ये कोशिश रही है कि वो किसी तरह जो है ये ग्वादर का और सीपेक का ये जो मंसूबा है, इसको किसी तरह फेल करने की कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन अल्लाह ताला का बड़ा करम है, अभी तक बड़े उसलूबी के साथ अपने रूटीन के मुताबिक काम वहाँ चल रहा है। ये सिर्फ कोरोना आया जिसकी वजह से थोड़ा सा स्लो डाउन हो गया है मामला पूरी दुनिया के अंदर। लेकिन मैं फिर ये कहूँगा कि हमें सबको मिलकर, और जिस तरह पाकिस्तान के अंदर जो सियासी क़यादत थी बलूचिस्तान की, जिस तरह उसने कंडेम्ड किया इन सब चीज़ों को, तो मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत अच्छी खुशाइन बात है। वरना पहले अमूमन ये होता था कि हमारी कुछ लोकल जो सियासी तंजीमें थी वो भी उनके साथ खड़ी होती थी सपोर्ट पे, लेकिन इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह सब ने जो है खुलकर इनको कंडेम किया है। और अब हमें चाहिए कि हमारी जो अंदरूनी सिक्योरिटीज है उनको भी अपनी नजरों को गहरा रखते हुए। बिल्कुल ठीक। बैरिस्टर दानियाल साहब, एक कमेंट मैं चाहूँगा इस हवाले से, खास तौर पे क्योंकि पॉलिटिकल कंसेंसस हमेशा डेवलप रहा है पाकिस्तान में अगेंस्ट टेररिज्म, तो ये जो हिंदुस्तान बलूचिस्तान में कर रहा है और बड़ा वाज़े तौर पे अब तो टीवी चैनल पर बैठकर बलूचिस्तान और पाकिस्तान में दीगर पॉइंट्स पर वो सियासत भी करते हैं, तो इस पर एक सियासी कंसेंसस डेवलप होना चाहिए आपके ख्याल में? जी बिल्कुल डेवलप होना चाहिए, लेकिन एक चीज़ बड़ी ज़रूरी है इसमें समझने के लिए कि इंडिया पाकिस्तान का दुश्मन है, रहेगा, और जब तक हमारे पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं इसी तरह चीज़ें चलती रहेंगी। और जो बर्बरियत आपने पहले कश्मीर में देखी, अब वो इसी तरह आप इंडिया में भी, वो बलूचिस्तान में आप देखते हैं उनकी इन्फिल्ट्रेशन और अलग अलग तरीक़ों से वो घुसने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत से पहले वो पहला साल था कि जितने भी आप पुराने साल देखें तो हर साल, ऑलमोस्ट हर साल, जो टेररिज्म की वजह से, ये नेशनल एक्शन प्लान की पहले की बात कर रहा हूं मैं, ऑलमोस्ट 13,000 लोग हर साल शहीद होते थे दहशतगर्दी की वजह से। वो इंडिया स्पॉन्सर्ड होती थी, कभी एक जगह बलूचिस्तान में, कभी हमारे बॉर्डर पे, कभी किसी और बॉर्डर पे। इन तमाम चीजों के बावजूद जिस साल हमने लिया और जब ये ऑपरेशन शुरू हुए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने और पाकिस्तान आर्मी ने इनको स्पीयर हेड किया, जो मुशर्रफ के टाइम पे नहीं हो सका। सबको इकट्ठे बुलाया, नेशनल एक्शन प्लान किया, तमाम ऑपोजिशन को अपनी ईगोज साइड पे रख के तमाम स्टेक होल्डर्स को प्राइम मिनिस्टर हाउस में बुलाया और सब गवर्नमेंट के इदारों के साथ मिलकर फाइट करने शुरू किया। और वो पहला साल था उसके बाद कि जो पाकिस्तान की वजह से पाकिस्तान में दहशतगर्दी से शहीद होने वाले लोगों की तादाद 30,000 से कम हो गई थी। ये कंसेंसस था, सबको साथ लेके चलने की पॉलिसी थी, और उससे आपने एक मुस्बत रिजल्ट देखा। हमारी फौज ने जल रही का माजी का सीगा इस्तेमाल कर रहे हैं क्या? अब नहीं है, आपके ख्याल में अब नहीं है? अब मैं खाली ये बता रहा हूं कि ये बहुत बड़ा चैलेंज था। 2013 के इलेक्शन से पहले एक पोल किया गया था, उसमें हर पाकिस्तानी का सबसे बड़ा जो इशू था, सबसे बड़ा, तो वो दहशतगर्दी का था कि दहशतगर्दी का इशू रिजॉल्व होगा, हम उस पार्टी को चूज करेंगे, और ये हमने फाइट किया। देखिए, पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान है तो ये कुछ सियासत है, ये प्रोग्राम्स हैं, और जब तक इन इंस्टीट्यूशंस को, इन चीजों लोग ये इंस्टिगेट करते हैं और इनको चलाते हैं, इनको कंडेम नहीं करेंगे, हम आलमी सतह पे देखें, एक पब्लिक न्यूज के या छोटे न्यूज के चैनल पे या जियो के किसी के भी उठा के हम कंडेम तो कर सकते हैं, लेकिन हमें इस चीज को हर प्लेटफॉर्म पे, हर फोरम पे, जब तक हम इसको हाईलाइट नहीं करेंगे, जब तक हम इसको वाजिया फाइट नहीं करेंगे, तो ये जंग हम कभी भी इनसे नहीं जीत सकते। और ये पाकिस्तान के सबसे बड़े दुश्मन है,
जब तक वी ऑल बिल्कुल सही। राजा साहब, मुझे अगले टॉपिक पे जाना, एक कमेंट मैं चाहूंगा कर दीजिए। इमरान खान साहब ने बड़ा अच्छे से एक्सपोज किया है हिंदुस्तान को भी, नरेंद्र मोदी को भी, और मैं तो अब ट्वीट पढ़ता हूँ पहली दफ़ा मुख्तलिफ और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के जो आरएसएस को टेररिस्ट लिखते हैं, आरएसएस को ह्यूमन राइट्स वायलेटर लिखते हैं, तो ये तो क्रेडिट है। लेकिन इस पर जो एक पॉलिटिकल कंसेंसस होना चाहिए था, जो नेशनल एक्शन प्लान के टाइम नजर आया कि इमरान खान साहब ने कंटेनर छोड़ा और वो उन लोगों के साथ आके बैठ गए जिनके साथ उन्होंने 124-25 दिन इख्तलाफ रखा, लेकिन दहशतगर्दी के खिलाफ वो बैठ गए एक पेज पर आके। क्या अब हमें वक्त से पहले दोबारा से उस कंसेंसस की जरूरत है, या आपके ख्याल में वो कंसेंसस चल रहा है? देखिए, ये इस कौम की खुशनसीबी है कि जहाँ भी नेशनल कॉज आता है तो आपके जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो वन पेज पे होती हैं। पाकिस्तान को, जहाँ पे पाकिस्तान की बात होती है तो वहाँ पे फिर जो अपनी लोकल सियासत है वो नहीं होती। अभी जैसे दानियाल ने कहा कि ये जंग हम कभी नहीं जीत सकते, ऑब्वियसली हम ये जंग जीतेंगे और ये जीतने की वाली ही जंग है। ये कहना कि जनाब हम ये नहीं जीत सकते, आपके इल्म में है कि इमरान खान ने जिस अंदाज में इसको लेके चला, ना सिर्फ आरएसएस, ये बीएलए को अमेरिका में यूनाइटेड कभी नहीं जीत सकते अगर हम इकट्ठे ना होते। जी, हम जैसे हैं कि बीएलए और ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं कि जिसको पहले फंडिंग होती थी इंटरनेशनल, लेकिन अब दुनिया में इनको काला दम करार दिया गया है। तो ये मौजूदा गवर्नमेंट की अच्छी एक फॉरेन ऑफिस की है कि जनाब इन लोगों को, जो कि बाहर के ममालिक में चंद बलूचिस्तान के लोग बैठे हैं, चाहे वो बीएलए की सूरत में हो या एक दो और हैं जो हिंदुस्तान में भी हैं, तो उनको एक्सपोज किया जाएगा। और जो हुकूमत बलूचिस्तान है वो इसमें काफ़ी हद तक कामयाबी के साथ आगे जा रही है, आर्मी के साथ मिल के, क्योंकि बलूचिस्तान है तो पाकिस्तान है। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया। क्योंकि हम सबको एक कंसेंसस डेवलप करना है और बड़ा केयरफुल रहना है। ख़ास तौर पे हमने हिंदुस्तान के मीडिया से भी, हिंदुस्तान की फिल्म्स देखे बगैर तो खैर हमारा गुजारा नहीं होता, लेकिन उसमें भी एक ऐसा मैसेज वो पिछले 30 सालों से हमारे दिमागों के अंदर डाल रहे हैं कि वो तो अपने आप को एक नेशन रजिस्टर करवा रहे हैं, लेकिन हमारे जो एक नेशनल आइडेंटिटी है उसको वो कहीं ना कहीं डैमेज जरूर कर रहे होते हैं। तो बी केयरफुल। ये सिर्फ फ़ौज की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, सियासतदान की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, ये हर शहरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आफ्ताब जहांगीर साहब, सियासी खबरें जो हैं वो कराची से हमेशा ही आती हैं, और आज भी एक बड़ी जो गर्मा गर्म सियासी खबर है वो कराची से ही है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सीनियर रहनुमा, अपोजिशन लीडर ने फिर मुतालबा कर दिया। फिरदौस शमीम नकवी साहब हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, वो कहते हैं कि सिंध में गवर्नर राज लगना चाहिए। आप उनके इस बात को इंडोर्स करते हैं? आप भी यही चाहते हैं जो फिरदौस साहब चाहते हैं, या आपका नुक्ता नज़र कुछ मुख्तलिफ है? अच्छा, बात यह है कि जो सिंध गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं या जिस तरह वो हुकूमत कर रहे हैं, अच्छा उससे में तो ऐसा लगता है कि जो फरदौस साहब ने बात की है वो बड़ी मुनासिब है कि जी जब उन्होंने देखिए ऑपोजिशन को भी साथ नहीं लेना, दूसरी के जो है दूसरी जमातें उनको भी साथ नहीं लेना, हर एक से अलग थलग चल रहे हैं, तो उससे बेहतर तो फिर ये है कि जी गवर्नर राज ही लगा दिया जाए। क्योंकि जब आपने वफाक के साथ चलना ही नहीं है, तय कर लिया कि जी हमने वफाक के अगेंस्ट ही चलना है, तो फिर क्या किया जा सकता है? देखिए जो अभी बात राजा साहब ने भी की और अदनान भी कर रहा है, वो दनियाल भी कर रहा है, बात यह है कि ये सियासत, ये सब कुछ उसी सूरत में है कि जब ये पाकिस्तान होगा, पाकिस्तान में इस्तेकाम होगा, पाकिस्तान के इदारे मजबूत होंगे, तो हम सब सियासत करते हुए भी अच्छे लगेंगे। लेकिन सर आफ्ताब भाई, क्योंकि पीपल्स पार्टी का भी हमारे साथ नुमाइंदा मौजूद नहीं, लेकिन यहाँ पे एक सवाल बनता है। आपने कहते हैं कि आप भी, आपका मुतालबा वही है जो फिरदौस साहब का, बिकॉज देयर इज ए कंडीशन कि वो वफाक को फॉलो नहीं कर रहे, वफाक को फॉलो नहीं कर रहे। मुझसे पूछते हैं तो मैं, अगर आप मुझसे 2 साल पहले ये सवाल करते तो शायद मैं इसका जवाब नफी में देता, लेकिन आज मैं 2 साल के बाद ये जब तीसरे साल में दाखिल हो गया हूँ, तो मैं ये कहने के लिए हक बजानिब हूँ कि जी इस सूबे के अंदर गवर्नर राज होना चाहिए। सर, अगर गवर्नर राज होगा तो वो पीपल्स पार्टी है जो अपोजिशन की दूसरी बड़ी जमात है, तो इसका मतलब है कि मुल्क में सियासी इंतशार पैदा होगा, सेनेट और नेशनल असेंबली के अंदर एहतजाज होगा, वॉकआउट होगा, तो आप तो सियासी डिस्टेबिलिटी की जानिब बढ़ रहे हैं ना सर। आपको तो सियासी अदनान बात पता क्या है इसमें, या तो दूसरी बात ये है कि या तो फिर ये जो 18वीं तरमीम है ना, इसको रिविजिट किया जाए, इसको बैलेंस किया जाए। देखिए जो फरदौस साहब ने भी बात की है और जो अपोजिशन के हमारे जितने लोग वहाँ थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मैं आपको ईमानदारी की बात कह रहा हूँ कि भाई खुदा के लिए आप मेरे साथ, मैं तो कितनी दफा आपको कह चुका हूँ कि आप कराची आए, मेरे मेहमान बने, मैं आपको कराची की असल सूरत हाल, सिंध की असल सूरत हाल, असल चेहरा दिखाऊं, तो फिर आप खुद ही फैसला करेंगे कि जी क्या होना चाहिए। मेरे 13 लाख की, लेकिन सर कराची ने तो आपको वोट दे दिया ना, पीटीआई को वोट दिया, कराची ने सबसे ज्यादा वोट पीटीआई को पड़ा। कल को वो आपसे नहीं है ना हमारे पास,
अख्तियार नहीं है। एक हॉस्पिटल की बिल्डिंग खड़ी हुई है जो तकरीबन 50 बेड का हॉस्पिटल है, बेहतरीन खूबसूरत बिल्डिंग खड़ी हुई है कई सालों से, लेकिन उसको कंप्लीट नहीं कर रहे। अगर उसे कंप्लीट कर लें तो एक मेरे हल्के के अंदर एक रिलीफ मिल जाएगा लोगों को, एक बहुत बड़ा, कि जी वहां पर सर सिंध में होगा। तो एक हॉस्पिटल मुकम्मल नहीं हो रहा, 3 सूबों में आपकी हुकूमत है, आपने नया हॉस्पिटल नहीं बनाया। एक मेट्रो पिछले गवर्नमेंट दौरानिए में शुरू की थी, वो मुकम्मल नहीं हुई, तो फिर मुझे जबरदस्ती पीटीआई का रिप्रेजेंटेटिव बनना पड़ेगा पीपल्स पार्टी का। में जाता हूँ ना, हाँ। आप सुने, मैं जब अपने हल्के में जाता हूँ ना, उनसे कहता हूँ जी पंजाब में भी कोई काम नहीं हो रहा, केपी में, तो कहते हैं मेरे, फिर हमारे पास क्या लेने आए हो, वोट हमसे क्यों लेने आए थे? हमारे पास उस वक्त ये कहकर आए थे कि जी पंजाब में नहीं हो रहा या केपी के में, आपने हमसे वादे किए थे कि आप हमारे स्कूल का निजाम सही करेंगे, आप हमारी हेल्थ का निजाम सही करेंगे, आप हमारे लॉ एंड सिक्योरिटी का निजाम सही करेंगे, आप हमारी रोजगार के मामला को सही करेंगे। तो अब आप कहते हो कि जी वहाँ पंजाब में नहीं हो रहा तो इसलिए मैं यहाँ भी नहीं कर सकता। ये तो कोई जवाब ना हुआ ना। हम जब सूबे के अंदर पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और उनको पूरी अख्तियारात भी हैं 18वीं तरमीम के बाद, तो फिर किस बात की शिकायत? हमें शिकायत नहीं होनी चाहिए, फिर तो उनको हमारे साथ मिलकर काम करना चाहिए ना। दानियाल साहब, आपकी राय क्या है, क्योंकि आपके साथ पीपल्स पार्टी बैठती है नेशनल असेंबली के बेंचों पे। मैं आफ्ताब साहब की बात पे, काफी बातों पे एग्री करूंगा कि सिंध का बहुत बुरा हाल है। बहुत सी जगहें ऐसी हैं जहां बहुत बेहतरी की जा सकती जो नहीं की गई, लेकिन हम क्यों भूल जाते हैं पेशावर को, हम क्यों भूल जाते हैं केपीके को, हम क्यों भूल जाते हैं कि जो इन्होंने 10 साल उधर लगा दिए, पिछले 5 साल में एक बीआरटी का मंसूबा जो 12 अरब से शुरू होकर आज 99 अरब को क्रॉस कर गया है, हम क्यों भूल जाते हैं कि वो 4 अस्पताल बनाने थे, उन अस्पतालों की बुनियादें नहीं पूरी हो सकी। हम भूल जाते हैं कि पेशावर में आज जो हर आप केपीके में जो इनका सिस्टम देख लें वो कोलैप्स की वर्ज में। हम क्यों भूल जाते हैं कि एक सूबा जो प्रोग्रेसिव था, जो सबसे ज्यादा एनएफसी अवार्ड्स में कंट्रीब्यूटर था, वो पंजाब था, लेकिन आज वो भी और सूबों के साथ उसी लाइन में आके खड़ा हो गया है, क्योंकि ये एक लहर है, और वो लहर है इनकॉम्पिटेंस की, वो लहर है नलायकी की, वो लहर है बैड मैनेजमेंट की। और जब ऐसे लोग आएंगे, वो सिंध हो, वो बलोचिस्तान हो, वो पंजाब हो या कोई और सूबा हो, रिजल्ट एक ही निकलेगा। एक चीज बार बार करने से आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि रिजल्ट डिफरेंट निकलेगा, क्योंकि इनकी कैपेबिलिटीज ही वो है, इनकी कॉम्पिटेंसी वो है। और आपके सामने जो लोग, एक छोटा सा सूबा जो ट्रेन नहीं चला सके, जो कंसेंसस नहीं कर सके कि लॉकडाउन करना है या नहीं करना, गवर्नमेंट को क्या मैसेज देना है, कोरोना के ऊपर क्या मैसेज देना है, किस तरह सब स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेना है, ऑपोजिशन को किस तरह लेके चलाना है, जो इतनी छोटी सी बात नहीं कर सके, जो हुकूमत जो 4000 अरब जनरेट करके गई थी पिछली हुकूमत, खाली टैक्सेस से, खाली उससे 70-80 अरब रुपया शॉर्टफॉल अगर कर जाए, आज एज वी स्पीक राइट नाउ 200 अरब आपका शॉर्टफॉल है, क्या नाम है, टैक्स कलेक्शन में। खाली जो कलेक्ट करना था, जो पुरानी हुकूमतें करती थी, जो इतना भी ना कर सके, तो व्हाट मोर कैन यू एक्सपेक्ट फ्रॉम? बिल्कुल सही राजा साहब, सिंध में परफॉर्म ना करे तो पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे कहते हैं वहां गवर्नर राज लगा दो। एक लंबी लिस्ट है जो दानियाल ने आपके सामने रख दी, जो अपनी परफॉर्मेंस है मौजूदा गवर्नमेंट की, और खासतौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फेडरल में, केपीके में खास तौर पे, और विद इन पंजाब एज वेल। सर देखिए, एक बात तो बड़ी क्लियर होनी चाहिए अदनान, कि अगर हम बात करते हैं किसी एक सूबे की या वहाँ के इश्यूज़ की, तो फिर उसका जवाब ये नहीं होना चाहिए कि चूँकि वहाँ भी कुछ नहीं हो रहा तो इधर भी कुछ नहीं होगा, या एक लीडर की बात करते हैं कि जनाब इसने चूँकि कुछ ऐसे किया है तो पहला भी ऐसे कर रहा था। सिंध में इश्यूज़ जोन से हैं, अभी जैसे कि बात की इन्होंने कि 18th अमेंडमेंट के बाद जो हमारे साथ इश्यूज़ आ गए, जैसे हेल्थ है, एजुकेशन है, इंफॉर्मेशन है, ये चीज़ें जब नीचे ट्रैवल करके चली गई, तो फिर उसके बाद ये सूबों की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई थी कि वो इसमें डिलीवरेंस दें, वो इसमें तैयारी करके आएँ, और वो अपने जो आपके बेसिक चीज़ें हैं। अब हम सिंध में देखते हैं कि जनाब अगर वहाँ पे कुत्ते के कांटे की दवाई मौजूद नहीं, अगर हम स्कूलों का हाल देखते हैं तो बुरा हाल देखते हैं, लेकिन इस गवर्नेंस को बेटर करने के लिए अवाम के पास, और गवर्नर राज कह देना, मैं नहीं समझता कि ये कोई ऐसा सोल्यूशन है, क्योंकि गवर्नर राज लगाने के लिए आइन में कुछ चीज़ें दी हुई हैं, आपने उसके मुताबिक जाके कोई गवर्नर राज की बात करेंगे। जहाँ तक अपोजिशन का काम है, उसका काम तो है कि वो गवर्नमेंट के साथ बैठ के डायलॉग करे, लेकिन सिंध में इशू वही आ रहा है
कि सबसे बड़ा जो इशू आता है कि हम जिस आदमी को देखते हैं वो इतनी मेगा करप्शंस में इन्वॉल्व नज़र आ रहे हैं कि वहाँ पे डिलीवरेंस का सवाल नहीं पैदा होता। तो ऐसी सूरत हाल में अब आवाम को ये देखना चाहिए। आप कह रहे हैं मसले सिर्फ सिंध के साथ हैं? हर सूबे के साथ है मसला जी। बलूचिस्तान में मसाइल हैं, डिलीवरेंस के वहाँ भी इशू हैं, पंजाब में भी हैं। आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि परफेक्ट है। केपी में आपके सामने है कि हर रोज़ एक नया कोई इशू आ जाता है, लेकिन इन इश्यूज़ को सॉल्व करना है पार्लियामेंट में बैठ के। कोई भी गैर पार्लिमानी जो तरीक़ेकार है या गैर आइनी तरीक़ेकार है उसको अवॉइड करना चाहिए। पार्लियामेंट में देखें और फिर 5 साल के बाद लोग खुद देखेंगे कि जनाब किसने कितना, पीपल्स पार्टी जो पूरे मुल्क की पार्टी होती थी अब वो सिंध तक रह गई, और अगर वो सिंध में भी डिलीवर ना कर पाए एक तासुर है तो फिर बड़ा इशू होगा। तासुर ये है कि कोरोना के वायरस की जो सूरत हाल थी इसके दौरान जहां तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को ऑन बोर्ड लेना चाहिए था कोई जमहूरी मुल्क है, वहां पीटीआई नाकाम रही। सिंध पर तनकीद करके, मुराद अली शाह साहब पर तनकीद करके एक पब्लिक तासुर ये डेवलप हुआ है। क्या आप इससे एग्री करते हैं सर? बिल्कुल, मैं किसी हद तक ये कि आपने एक दूसरे के खिलाफ मेरे ख्याल तकरीर नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन हम ये देखते आए कि जब बात बुक्स को देखते हैं तो ये तमाम जो फैसिलिटी है, जब 18th अमेंडमेंट के बाद ये सूबों को इख्तियार चला गया लॉ एंड ऑर्डर का, जब आपको पता चल गया कि ये आपने खुद डिसाइड करना है कि लॉकडाउन आपने किस हद तक करना है। हम कराची को देख रहे हैं ना, हम आंखें तो बंद नहीं कर रहे। जितनी मिसमैनेजमेंट कराची में ये कोरोना के सिलसिले में हमें नज़र आई और अंदरूनी सिंध में विदाउट सेइंग दे आर कंट्रोल्ड सर, उनके पास तो सबसे पहले डायग्नोज हुआ था। नहीं, आप देखिए डायग्नोज की बात नहीं, आप आवाम आप टीवी पे बैठे होते हैं ना, आप देखते हैं कि वो लॉकडाउन किस किस्म के लॉकडाउन्स हैं, आप देख रहे हैं कि किस अंदाज में लोग आ रहे हैं, आप देख रहे हैं कि जी वहाँ पे क्रिटिसिज्म हो रहा है कि जी हमें ये नहीं दिया गया, हमें ये नहीं मिला। तो बात ये है कि ये गवर्नमेंट्स के साथ साथ आवाम का अपना, ये जो कराची के लोग हैं जो कि इस मुल्क में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, उन्हें भी देख के हमें कुछ अफसोस होता है कि जनाब आप इसमें कोरोना में, कोविड-19 में किस अंदाज में आगे चल रहे हैं और रोडों पे क्या हो रहा है। गौर एक ब्रेक ले लीजिए और ब्रेक के बाद लॉकडाउन का एसओपीज फॉलो नहीं हो रहे और कोरोना के हवाले से जो इकदाम थे उस पर आला अदलिया को तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं। ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। आफ्ताब भाई, एसओपीज फॉलो नहीं हो रहे, ये बार बार सोशल मीडिया पर, टीवी स्क्रीन पर, टेलीविजन के रिपोर्टर्स, अखबार के रिपोर्टर भी लिख रहे हैं 2 दिन से। एसओपीज क्यों नहीं फॉलो हो पा रहे? और अगर ना फॉलो हुए तो डॉक्टर्स के जो खदशात हैं, और खुदा ना खास्ता वो खदशात ठीक साबित हो गए तो हम तो कोलैप्स कर देंगे, खुदा ना खास्ता सर। अच्छा, पहले अदनान भाई इसके जवाब देने से पहले मैं जरा एक अदनान की बात का जवाब दे दूं। देखिए, बात ये है कि हमने जब सूबे की बात की तो उन्होंने फौरन केपीके की और पंजाब की बात कर ली। अच्छा, दानियाल भाई का जवाब देना आपने। अच्छा ठीक है, कर ले। अच्छा, वो ये क्या है कि अगर वहाँ की ऑपोजिशन जो है वो भी डिमांड कर ले गवर्नर राज की, दोनों की ऑपोजिशन के, जी यहाँ पे सूबाई हुकूमतें फेल हो गई हैं, गवर्नर राज लगा दिया जाए, तो गवर्नर राज तो फिर वफाक का हो गया, समझे ना। तो हम तो वफाक से मदद मांग रहे हैं और वफाक की हुकूमत है केपीके के अंदर भी और पंजाब में भी। तो लिहाजा वहां पर तो जो भी है वहां की ऑपोजिशन को चाहिए कि वो वहां के पार्लियामेंट के अंदर और मीडिया के जरिए और जो उनकी कमजोरियां हैं उनकी निशानदेही करे। हम यहाँ पर इनकी निशानदेही करते हैं कि भाई ये अब सिंध गवर्नमेंट ये कर रही है। अब फॉर एग्जाम्पल, अब आप कह रहे हैं कि पंजाब में नून लीग निशानदेही नहीं करती, ये पॉइंट है। आप देख लेना, आपके अगर गवर्नर, तो उनको गवर्नर राज की डिमांड कर लेनी चाहिए, तो गवर्नर भी तो फिर पंजाब वफाक का ही लगेगा ना, समझे ना। तो फिर क्या करेंगे जब उनकी ये, तो हम जो इसलिए गवर्नर राज की वो कर रहे हैं कि हम देख रहे हैं कि इनकी हुकूमत नाकाम हो चुकी है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे प्राइम मिनिस्टर और वफाक का एक वो था कि जी स्मार्ट लॉकडाउन होना चाहिए जिसके अंदर एक तरीके से लोगों को रोजगार भी डिस्टर्ब ना हो। आफ्ताब भाई आपका पॉइंट आ गया। दानियाल साहब इस पर रिस्पॉन्स कर देंगे कि पंजाब में अगर हम परफॉर्म नहीं कर रहे तो उस पर ये एतराज उठाएं। इसका अब मेरे सवाल की तरफ आ जाएं, अगर इसके अलावा कोई पॉइंट तो बता। उसी की तरफ आ गया हूं मैं। वो आपकी बात करने के बाद मैं उसी कि देखिए, अगर जो सूबा सिंध जो है उस वक्त वफाक के साथ एग्री कर जाता है स्मार्ट लॉकडाउन, जो कि उन्होंने मुकम्मल लॉकडाउन किया जो कि नाकाम हो गया। अच्छा, उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया। देखें, सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो लेकर एक फैसला किया है
जबकि मैं ये समझता हूं कि ये फैसला हमारी जमहूरी कुव्वतों को और हमारी सूबाई और वफाकी हुकूमत को करना चाहिए कि हमें इदारों की तरफ नहीं देखना चाहिए, बल्कि इदारों की मदाखलत कम होनी चाहिए। लेकिन जी। बहरहाल अब उन्होंने जो किया है, तो ये जहां हुकूमत की जिम्मेदारी है, वहां उससे ज्यादा मैं ये समझता हूं कि आवाम की जिम्मेदारी है कि वो अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपने मामलात को सही रखें। जो नहीं, जो उनको आफ्ताब भाई कल के रिमार्क्स हैं, उसमें ये कहा गया है कि इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट कि वो एसओपीज फॉलो कराए। और अच्छा, अगर देखिए, खुदा ना खास्ता साथ ये भी कहा गया है जी। कि देखिए अब तो फैसला आ चुके हैं ना, अब तो मैं राजा साहब बैठे, बैरिस्टर साहब बैठे, मैं अपनी राय तो दे सकता हूँ ना। ऐसा ना हो कि मुझे कल बुला लें सुप्रीम कोर्ट वाले। इनकी इंडोर्समेंट ना लें। नहीं नहीं, राय तो दे सकता हूँ ना मैं इस फैसले के ऊपर। सर ये राजा साहब राजा से साहब पूछे, ने नो सारे ला कमेंट। दिया है। राजा साहब नहीं देखिए, राय साहब राय दे सकता हूँ। बिल्कुल दे सकते हैं, क्यों नहीं दे सकते हैं आप। अच्छा राय साहब, अभी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जी आपने किसी को जुर्माना नहीं करना, आपने किसी दुकानदार के साथ बदतमीजी नहीं करनी, आपने किसी को तंग नहीं करना। तो फिर अमल कैसे होगा, ये जरा मुझे बता दें। समझे ना, जब आप सख्ती नहीं कर सकते, मतलब उनकी आप दुकानों वो को सील उस्ताद नहीं हैं, कर सकते। आफ्ताब जहांगीर साहब, आप वो उस्ताद हैं कि आपको डंडा देंगे तो आप पढ़ा सकेंगे, अगर वो प्यार और पढ़ाओ वाला फार्मूला लगाओ तो आपके स्कूल बंद हो जाएंगे, आप ये कह रहे हैं? नहीं, आपने अभी कहा, मतलब कॉन्टेक्स्ट तो वही वो है। कह रहे हैं कि जी आप इन पे सख्ती नहीं कर सकते, इनसे बदतमीजी नहीं कर सकते, इन पे जुर्माने नहीं लगा सकते, इनको सील नहीं कर सकते, तो फिर तो प्यार मोहब्बत का जो सबक है वही दिया जाएगा ना कि भाई ये एसओपीज हैं, इनके ऊपर आप मास्क लगाएं, सैनिटाइजिंग करें। मैं राजा साहब से इस पर रखें। कमेंट ले लूंगा, राजा साहब ने फिर हमें खुदा हाफिज कहना है। राजा साहब ओवर टू यू। और साथ में ये जो पॉइंट आफ्ताब भाई ने एसओपीज और उसके हवाले से और जो कोर्ट की डायरेक्शन है उस पर भी दे दिया, दूसरा जो एक पॉलिसी थी गवर्नमेंट की, क्या वो आपको नजर आई? ये एडिशनल सवाल है कोरोना को लेकर खासतौर पर। देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट में ये हियरिंग दोबारा हुई थी और सुप्रीम कोर्ट ने मेरे ख्याल चेयरमैन एनडीएमए को भी बुलाया हुआ था और जो अल्टीमेट वहाँ पे आया, उन्होंने उनकी तारीफ़ की और कहा कि ये जो एनडीएमए है इनका काम बहुत अच्छे तरीके से ये कर रहे हैं। और उन्होंने ये कहा कि इस पूरी कौम ने अगर बचना है तो इन्हीं के ज़रिए बचना है और ये डिज़ास्टर मैनेजमेंट और इन्हीं अदारों के लिए। अवाम की जहाँ तक बात है तो आपके इल्म में कराची में जब कंप्लीट लॉकडाउन हुआ तो जो ताजिर बिरादरी थी उन्होंने हर तीसरे दिन कहा कि जी हम फ़लानी तारीख को निकल आएंगे, दुकानें खोलेंगे। और दुनिया में ये अब इशू आ रहा है कि जो लॉकडाउन कंप्लीट है इसके नताइज के तौर पे जो अनएम्प्लॉयमेंट, गुर्बत और इस तरफ जो लोग फाका कशी से मरने के चांसेस हैं वो शायद कि आपके कोरोना से बहुत ज़्यादा नंबर्स हैं। तो इसमें आपके जो थिंक टैंक्स हैं या आपके जो अदारे हैं ये उन्हीं का काम है कि एक नेशनल पॉलिसी दे दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि चारों सूबों की और एक कौमी तौर पे आवाम को जब क्लियर हो जाएगा कि ये हमारी पूरी कौम की एक ही पॉलिसी है तो तब हम इंशाल्लाह इसको कवर भी करेंगे। सर देखें 3 महीने राजा साहब हो गए ना, कभी कहते हैं लॉकडाउन है नहीं है, कुछ दुकानें बंद थी कुछ खुली थी। लोग ये कहते हैं कि भाई जो आपने 2 महीने लोगों को कंफ्यूज रखा, 22 करोड़ आवाम को, अगर आप 30 दिन का मुकम्मल लॉकडाउन कर देते तब भी यही कुछ होना था जो अब हुआ है। लेकिन कोरोना जो असल टारगेट था वो कंट्रोल हो जाता। ये मेडिकल वाले लोग कहते हैं सर, जिन्होंने जो डॉक्टर्स हैं। मेडिकल को हम थोड़ी देर पे साइड पे रखें, हम पूरी दुनिया के अगर हालात देख लेना, अमेरिका को देख पूरी दुनिया ने मुकम्मल लॉकडाउन किया राजा और साहब, क्या नताइज आए आप देखें ना। तो सर ग्राफ रुक गया, स्टैटिक हो गया, ग्राफ डाउनवर्ड चला गया सर। आप इटली सर। देखें, आप स्पेन सर, देखें। सर एक सेकेंड देखिए ना, ग्राफ अब उन्हीं ममालिक में अगर आप डीपर स्टडी करें तो वो लॉकडाउन को ख़त्म कर रहे हैं और कह रहे हैं इसके बहुत शदीद असरात हुए हैं। लॉकडाउन आप कर भी लें तो जब आवाम वो मानेगी नहीं। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट कहती है कि आपने डंडा नहीं मारना, होड़ क्या है ना सुप्रीम कोर्ट ने सर, इससे पहले भी आप 90 दिन सर, 90 दिन हो गए सर। किसी को जेल नहीं ले जा सकते कि आप चूंकि लॉकडाउन था आप बाहर आए हैं। मैं ज़ाती राय मेरी ये है कि कंप्लीट लॉकडाउन इज़ नॉट द राइट सोल्यूशन और इसका जो सोल्यूशन था वो यही स्मार्ट लॉकडाउन था। और इसी अंदाज में, क्योंकि हमें इल्म नहीं कि 1 महीना रहना है, 6 महीने रहना है, 8 महीने इस चीज़ ने। एक मैं ब्रेक लेना चाह रहा हूँ दानियाल साहब, बड़ी माजरत के साथ, उसके बाद मैं आपसे तफसीली जवाब लेता हूँ। ब्रेक ले।
जी नाज़रीन, वेलकम बैक। दानियल साहब, आपकी तरफ आ रहा हूँ सर, ब्रेक पे जाना पड़ गया था मुझे। अगर रिस्पांस करना चाहेंगे वो लॉकडाउन की जो पॉलिसी थी, और साथ में आफ्ताब भाई ने भी आपसे एक सवाल पूछ लिया था कि अगर आपको एतराज़ है कि हम परफॉर्म नहीं कर रहे KPK में या पंजाब में, तो आपकी अपोजिशन है, तो आप एतराज़ कीजिए बिकॉज ऑफ कि आपके पास अपोजिशन का अख्तियार है पंजाब में। देखें, जहां तक आफ्ताब साहब की मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। इज वन ऑफ द फाइनेस्ट पीपल आई नो इन PTI, और बड़ा अच्छा बोलते हैं और बड़ा सच्चे सच्चे इंसान है, तो आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हिम। लेकिन देखिए, जहां तक बात है, पहले मैं अगर इनकी बात का जवाब दूं पंजाब की, देखिए वहां हम ना किसी और चीज की तरफ जाएंगे ना गवर्नर राज, क्योंकि यही बैठे हैं, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तान क्या होगा, कि हम कुछ बेहतर एक्सपेक्ट नहीं करते। आप इनकी परफॉर्मेंस 2 साल की देखिए और आगे भी वही परफॉर्मेंस होगी। जब इंसैनिटी की डेफिनेशन देखते हैं तो यही इंसैनिटी की डेफिनेशन है, डूइंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन एक्सपेक्टिंग अ डिफरेंट रिएक्शन या डिफरेंट रिजल्ट। तो आप अगर जो चीज करेंगे वही चीज निकलेगी या वही रिजल्ट निकलेगा, तो इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। और हम चाहते हैं अब कि इनकी ये एक्सपोज हो, इनकी इनकॉम्पिटेंस लोगों को नजर आए और पता चले कि क्या हुकूमत दानियल क्या साहब, कर दो रही है। दो दो जहां साल तक होने बात को आ गए सर, हो गए एक्सपोज जितना होना था। दानियल साहब, ये मैं अब ये इस सवाल पे और बड़ा होंगे, कायम हूँ। ये हाथ आफ्ताब जोड़ भाई के की इस पंजाब बात के पे तो लोग 100% ठीक हूँ कि पंजाब अगर के आपको लोग एतराज है। हाथ जोड़ेंगे, पंजाब के लोग हाथ जोड़ेंगे कि भाई इन नालायकों को घर भेजो। और जो अभी जोड़ रहे हैं ये मुल्क के लोग और पंजाब के लोग, क्योंकि जिनकी इन शेयर इनकॉम्पिटेंस आपके सामने है। मैं वो खाली उस कड़ी को जोड़ता हूँ एक चीज से, कि यहाँ हमने बात की कोरोना के ऊपर और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के ऊपर। देखें, आपकी गवर्नमेंट की जो पॉलिसी फ्रॉम डे वन, शायद राजा साहब को समझ नहीं आई कि लॉकडाउन का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है। राजा साहब क्या कि चलेंगे, मैं खिलाफ हूं। लॉकडाउन का जो कॉन्सेप्ट है, जो साउथ कोरिया में हुआ, जो चाइना में हुआ और उन मुल्कों में नहीं नहीं जहां दानियल भाई, कामयाब हुआ, आफ्ताब भाई का भी वो वही क्या था। कॉन्सेप्ट है। आफ्ताब भाई देखिए, भी यही कह रहे हैं नहीं, कि स्मार्ट लॉकडाउन होना चाहिए। राजा साहब गए थे, नहीं नहीं, लॉकडाउन के खिलाफ कहते कि मैं इसके अगेंस्ट हूं। देखिए, द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉकडाउन वाज कि आप एक ऐसी वबा से फाइट कर रहे हैं जो आपने कभी भी नहीं देखी, जो आपको पता भी नहीं था। उसको लड़ाई करने से पहले आप अपने आप को गियर कर लो, आप हेलमेट पहन लो, आप मैस टेस्टिंग की चीजें रेडी कर लो, एनडीएमए ने जो काम करने थे वो काम पूरे कर लो, अपने नए डॉक्टर्स हायर कर लो, नई नर्सेज हायर कर लो, और अपने आप को मैक्सिमम कैपेसिटी पर ले जाओ। और जब आप खोलोगे तो आप देखोगे वो फ्लड गेट्स में धड़ाधड़ केसेस बढ़ेंगे। जब वो बढ़ेंगे तो आप उनको फाइट कर सको। आपकी गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या थी पाकिस्तान में? गवर्नमेंट की पॉलिसी ये थी, जब पूरा मुल्क कह रहा था कि लॉकडाउन पे चले जाओ कि अभी हम रेडी नहीं है, तो आपका प्राइम मिनिस्टर आके कहता कि हम लॉकडाउन पे नहीं जा सकते। लॉकडाउन का मतलब समझा रहा था। फिर कर्फ्यू की तरफ बात आ गई, कर्फ्यू लगने लगा है। फिर कर्फ्यू का मतलब समझाने शुरू हो गए। फिर कहा हम स्मार्ट डाउन लॉकडाउन में जाएंगे, फिर कहा हम नहीं जाएंगे। वो 30 दिन इतने वाइटल थे कि अगर वो 15 से 16 दिन हम कर्टेल करते, हम सख्त लॉकडाउन की तरफ जाते, तो आपको इतने इश्यूज ना होते जो बिल्कुल आने सही है अभी आने आफ्ताब भाई। अगर 15 दिन हो आपकी जाता बात लॉकडाउन, पूछा। मुकम्मल हाँ, लॉकडाउन। 2 मिनट सिर्फ 2 मिनट मुझे अगर आप और अच्छा, या ले 1 ले ले मिनट। ले 1 मिनट ले ले, देखिए, और 1 अब मिनट। ये लड़ाई जो लड़नी थी, मैं बार बार कह रहा हूं कि इन्होंने अपने आप को इक्विप्ड किस तरह करना था। इन्होंने इक्विप्ड करना था हायरिंग करके। क्या इन्होंने हायरिंग की पंजाब में? क्या इन्होंने वो सीटें भरी डॉक्टर्स की और नर्सेस की? कि आज भी जो 19,720 पंजाब में पैरामेडिक्स और डॉक्टर्स की सीट्स वेकेंट है, वो ये क्यों नहीं भर सके? ये इसी टाइम के लिए छोड़ी जाती हैं कि जब आप ऐसी कोई पेंडेमिक या ऐसी कोई सिचुएशन आए तो आप तेजी से आगे रिस्पॉन्स करो। इन तमाम चीजों की वजह से आपने क्या देखा? सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफेयर किया। सुप्रीम कोर्ट जब इंटरफेयर करती है, गवर्नमेंट की कैपेसिटी को चैलेंज करती है, सर गवर्नमेंट मुझे की रिस्पांस लेने दें काम करती है, आफ्ताब भाई। तो आप जमहूरियत देखिए, एक मिनट, अच्छा, आपकी जमहूरियत वीक होती है, आप मुल्क वीक होता है। असल और में देखिए, बैरिस्टर साहब जो है ना, वो दूसरे बैरिस्टर साहब का टाइम भी लेना है। नहीं नहीं सर, अपनी आपका आफ्ताब भाई जमहूरियत को रिस्पांस वीकन कर कर दें। रहे हैं। दानियाल भाई रिस्पांस लेने दें आपकी। सर आफ्ताब भाई बकौल दानियाल साहब के इनकॉम्पिटेंसी की हद हो गई कि अदलिया को इंटरफेयर करना पड़ा। दूसरा, आप देखिए, कंफ्यूज थे। अगर 15 दिन मैं का मुकम्मल लॉकडाउन होता तो नताइज कुछ और होते। तीसरा पॉइंट ये है दानियाल भाई का, जो आपने बात पूछी थी, वो कहते हैं लोग हाथ जोड़ेंगे पंजाब में आपके आगे कि बस करो और चले देखें, जाओ। वो तो पता है हाथ क्या जोड़ेंगे हैदर, वो तो ये जोड़ेंगे खुदा के लिए पंजाब को किसी और के हवाले करके मत जाना, समझे ना। तो बात ये है कि देखिए, मुकम्मल लॉकडाउन जो है वो तो सुबह सिंध ने किया ना, उसका क्या रिजल्ट निकला?
मैं आपको यही तो कहना चाह रहा हूँ कि आप हमसे ज्यादा आपके पास नजरें हैं, आपके पास कैमरा है, आपके पास लोग हैं, गली गली के अंदर आपके पास खबर है कि वो जो मुकम्मल लॉकडाउन था, हम चले पूरे पाकिस्तान की बात नहीं करते, जहां पर एक मुकम्मल लॉकडाउन था वो लॉकडाउन फेल हो गया, वहां पे लोगों ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। ताजिर बरादरी ने रोडों पे आई, रोजाना मुज़ाकरात, हम ये आज ताले खोल देंगे, आज हम ये कर देंगे, आज हम वो कर देंगे, समझे ना। लेकिन उसके बावजूद ना तो केसेस में कमी आई और ना कुछ। मैं ये बार बार एक बात कह रहा हूँ कि अगर वो जो अब हमने जिस पर जाना है, अगर हम पहले दिन से चारों सूबे एक ही प्लेटफॉर्म पे होते, सुबह सिंध भी वफाक के साथ खड़ा होता और एक जामा पॉलिसी बनाई जाती, उस पर अमल किया जाता, तो मैं ये समझता हूँ कि बहुत बेहतर रिजल्ट होते। और अभी जो हम माशी सूरत हाल का शिकार हो गए कि जो आज करंगी के अंदर या पंजाब की जगहों पे भी मजदूरों ने वो किए एहतजाज किया है, बसें या ट्रक जलाए हैं, वो ये सूरत हाल पैदा ना होती। तो इसके लिए अभी भी कोई ना कोई पॉलिसीज करनी पड़ेगी कि हमें क्या करना है। अभी फॉर एग्जाम्पल जैसे स्कूल वाले अब खड़े हो गए कि जी हमने स्कूल खोलना है, तो उनके लिए कोई ऐसा जामे SOPs बना लिए जाए कि भाई नहीं सर, अगर आपने बनाने हैं ना आफ्ताब भाई, सर वही तो मैं कह रहा हूँ एसओपीज कि पॉलिसीज गवर्नमेंट की देखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं यही कह रहा हूँ कि इनके साथ मिलकर एक SOPs बना ली जाए और उस पर फिर अमल किया जाए। देखिए SOPs बना लेते हैं। अभी आपको एक मिसाल के तौर पे, मैं वो कुछ नहीं करना चाहता, मैं उस पूरी मीटिंग्स के अंदर शरीक था जो उलमा हजरात के साथ हुई, जो प्रेसिडेंट के साथ मुआहिदा हुआ, और उसके अंदर तमाम मकतबा फिक्र के लोगों ने एक SOPs बनाई, लेकिन उस पर अमल नहीं हुआ। उसके बाद अभी दोबारा एक SOPs बनाई गई यौम अली के मौके के लिए, उस पर अमल नहीं हुआ। अगर एक गवर्नमेंट अगर कोई चीज बनाती है, आपके साथ तय करती है, तो ये फिर मेरी और आपकी जिम्मेदारी हो जाती है, शहरी की जिम्मेदारी हो जाती है कि हम उस पर अमल भी करें। सर अगर आफ्ताब भाई स्कूल की समझ नहीं आ रही, जो आप बता रहे हैं, स्कूल ऑफ थॉट, कि अगर एसओपीज पे अमल नहीं हो रहा तो गवर्नमेंट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल। सर तो कौन रिस्पॉन्सिबल है? अपोजिशन रिस्पॉन्सिबल है? अच्छा, मैं आपको यही तो बता रहा हूँ कि अब गवर्नमेंट के ऊपर से इसलिए कदम कम हो गई है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप कोई एक्शन ही नहीं ले सकते। अगर सुप्रीम कोर्ट ये कह देती कि जी अगर आपने इन SOPs पे जो गवर्नमेंट के साथ आपने बनाई, इस पर अमल नहीं होगा, तो गवर्नमेंट को इजाजत है कि वो जो भी एक्शन लेना चाहे वो ले सकती है। ये तो वही बात होगी आफ्ताब भाई, बात रिपीट हो जाएगी कि बच्चों को मारना नहीं है, डांट नहीं प्यार। तो इसका मतलब है तो हम उस वक्त कहते हैं कि अब पाकिस्तान के बच्चे पढ़ना छोड़ देंगे। अच्छा अदनान, मेरे ध्यान में एक बात आई कि स्कूल की, अगर स्कूल वाले जो डिमांड कर रहे हैं कि हमें खोला जाए, तो हाँ, अगर बच्चे क्लास के अंदर अगर 30 बच्चे हैं, तो अगर उनको ये कह दिया जाए कि एक बच्चा जो है वो एक दिन आएगा, दूसरे दिन वो बच्चा नहीं आएगा, ताकि क्लास के अंदर 50% तादाद हो जाए, या उनको और कम कर दिया जाए ताकि 10 बच्चे क्लास आया करें, एक दिन 10 आए, एक दिन 10 आए, ताकि वो अपना थोड़ा बहुत अपना लेसन भी लें और फिर घर में जाके गुड सजेशन समझे ना जी। तो इसी तरह मास्क लगाएं और सैनिटाइजर हो, ताकि बच्चे जब कम होंगे तो इंतजाम करने में आसानी हो जाएगी और ये एक इश्यू जो है ये खत्म हो जाएगा। तो क्योंकि जब बच्चे और स्कूल और एजुकेटेड लोग इस पर अमल करेंगे तो यकीनन जो है उससे दूसरा जो माशी तबका है उसके अंदर भी असर पड़ेगा। बिल्कुल सही। दानियल साहब आपकी तरफ आ रहा हूँ। कल शहबाज शरीफ साहब ने एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने ये तो वाजे कर दिया कि वापस नहीं जा रहे, इस मुल्क से वापस नहीं जा रहे, यहीं पे हैं। दूसरा उन्होंने कहा कि मसाइल का हल सिर्फ नए इंतखाबात में है। तो क्या आपकी जमात नया इंतखाबात चाहती है इस मुल्क के अंदर? जो मसले आपको नज़र आते हैं वो सिर्फ इंतखाबात के ज़रिए मुमकिन है? अगर इंतखाबात हुए और फिर आपकी गवर्नमेंट न बनी और PTI की बन गई तो आपके ख्याल में मसले हल नहीं होंगे? देखें, ये इनकी हुकूमत, जो हालात चल रहे हैं मैशत के, जो इकोनॉमी के, जो आप अब देखें 2 महीने से कोरोना को तो लाजमी ब्लेम कर सकते हैं या ब्लेम कर रहे हैं, लेकिन पिछले 8 महीने जो गुजर गए फाइनेंशियल ईयर में, उसके रिजल्ट्स आपके सामने थे कि किस तरह आप शॉर्टफॉल में थे, किस तरह आपकी चीज़ें बद से बदतर जा रही थी, किस तरह आपके इंटरनल डेट किस तरह बढ़ रहा था, किस तरह आपकी लेंडिंग वो जो बोरोइंग है वो बढ़ रही थी। लेकिन दानियल साहब वो कह रहे हैं कि इन महीनों में टैक्स कलेक्शन बढ़ना था। दानियल साहब उनका मतलब गवर्नमेंट ये कहती है कि फरवरी और मार्च में टैक्स कलेक्शन की रेशो है जो बढ़ जाती होती है, बढ़नी थी, जो कि अब नहीं बढ़ सकी। सिर्फ टैक्स कलेक्शन की बात कर रहा हूं। देखिए फरवरी और मार्च तक चीजें ठीक चलती रही। ये मार्च के बाद पाकिस्तान में ये सारा कुछ हुआ, ये इश्यूज आए। मार्च के स्टार्ट तक तो आपकी चीजें चल रही थी, एक नॉर्मल प्रोसेस में चल रही थी, और वही प्रोसेस चलता जो हमेशा चलता आ रहा था। देखें, जब हम बात करते हैं इलेक्शन हल है, वो इसलिए
क्योंकि आप दोबारा आप इनसे जो एक्सपेक्ट कर लें, ये इल इक्विप्ड लोग हैं, ये कॉम्पिटेंट नहीं है, इनके पास दानियल भाई हर आपको पार्टी रोक रहा के हूं, हर दानियल भाई टाइम का बड़ी हर माजरत, आपको जी रोक रहा हूं। एतजाज एहसन साहब ने मुझे ज्वाइन करा, एतजाज साहब की कुछ राय लेना चाह रहा था। एतजाज साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए सर। एक तो सुप्रीम कोर्ट के सर रिमार्क्स हैं कोरोना के हवाले से, और साथ में कुछ डायरेक्शंस भी हैं, आपकी क्या राय है सर कोरोना पर जो ऑब्जर्वेशन आला अदलिया ने दी सर? कल जो दी थी वो तो मेरा ख्याल है बड़ी तो ज्यादती थी किसी हद तक के, उसमें आपने उसके आपके कहने पे सारी मार्केटें खुल गई हैं, सारी मॉल्स खुल गई हैं, और लोग जजेस भी देख सकते होंगे कि कितने लापरवाह हैं। और ये फैसला करने का असल में अब इन्होंने वफाकी निज़ाम लगा दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने, लगता है वफाकी यूनिटरी निज़ाम। इसमें देखें क्यों कि इस ऑर्डर के तहत उन्होंने आपने फरमाया है कि सिंध में भी वही हो जो पंजाब में हो जी, यानी अगर पंजाब गलत कर रहा है तो सिंध भी गलत करे। अब ये फैसला होना कि क्या सिंध गलत है या पंजाब गलत है या पंजाब वफाकी हुकूमत सही है, इमरान खान साहब की मंतक दुरुस्त है कि मुराद अली शाह का मंतक दुरुस्त है, ये तो कुछ स्पेकुलेशन पे और क्यास पे ही चल सकती है। सारी दुनिया चल रही है इस पे, क्योंकि ये जरथूमा, ये वायरस पहले कभी आया ही नहीं। नौहे इंसानी की किसी नस्ल में 2 लाख साल से 20 लाख साल से इंसान इस धरती पे बस रहा है, और कभी कोई इस किस्म के जरथूमे की कोई साइंटिफिक सबूत ही नहीं मिला ही नहीं। और बड़ी बड़ी ममीज भी देखी गई हैं, हजारों साल पुरानी, और पत्थर भी, और बहुत सारी और किस्म की चीजें भी। ये पहली मर्तबा आया है। इसके बारे में ना तो सुप्रीम कोर्ट कुछ बता सकता है ये करने वाला है, इसके बारे में ये मेडिकल एक्सपर्ट्स ही बता सकते हैं, कुछ बाक़यास कर सकते हैं मेडिकल एक्सपर्ट्स, या जो शुमारियात के एक्सपर्ट्स हों, और इनमें मिल के कोई जो या वायरल डिजीज़ के जो, तो अब उसमें क्या करना है, कैसे होना है, ये अगर फैसला सुप्रीम अदालतें करना शुरू कर दें तो मेरे ख्याल में ये तजावुज़ है आइन में। अदालतें खुद फरमाती रहती हैं कि ट्राइकोटमी ऑफ पावर है, 3 इदारों में पावर डिस्ट्रीब्यूटेड है, जुडिशल पावर जुडिशरी में है, एग्जेक्टिव पावर एग्जेक्टिव में है, और लेजिस्लेटिव पावर लेजिस्लेचर में है। और अब ये कहना कि आप बस एक दम खोल दें सब, अब जो मेरा ख्याल है, मैं पहली भी तो ये अर्ज कर रहा हूँ कि मुराद अली शाह ने जो लाइन ली है वो दुनिया सारी ने ली है, और बिल आखिर सॉफ्ट लॉकडाउन पे आए हैं। जो इमरान खान ने लाइन ली है वो भी दुनिया बहुत सारी उस तरफ जा रही है। और ये तीसरा है जो सुप्रीम कोर्ट ने ले लिया है कि जी अगर आप दुकान ही नहीं सील कर सकते तो फिर एसओपी क्या होगा, एसओपी का क्या बनेगा अगर उसकी रद्द अमल में कोई अगर गलत कोई अपना एसओपी को obey नहीं करता तो उसकी दुकान भी सील नहीं होती, उसको कोई ग्राहक की भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तो फिर क्या कौन एनफोर्स कौन करेगा? लेकिन एतजाज साहब साथ में प्रॉब्लम जो आती है बुनियादी प्रॉब्लम जो आईनी प्रॉब्लम है जी, बुनियादी प्रॉब्लम है जी, वो प्रॉब्लम मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ कि अगर आपके पास इख्तियार हो और जिम्मेदारी आप पे ना हो तो फिर काम चलता नहीं है रियासत का। लेकिन सर एसओपी के अगर ये भी तो वाज़ेह हो गया एजाज साहब, ये भी तो अदलिया ने वाज़ेह कर दिया कि एसओपी अगर फॉलो नहीं हो रहे तो ये भी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम इस पे बहस भी कर चुके हैं ऑलरेडी कि ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी। यही तो मैं कह रहा हूँ, अगर एसओपी को लगाना गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो फिर गवर्नमेंट को इख्तियार दो कि वो किस किस्म का सिस्टम चाहती है। सिस्टम आप बता रहे हैं, अदालत बता रही है, और एसओपी पे इन्फोर्स करना हुकूमत का काम है। मुश्किल बात यही है कि कल कला अगर ये माल खोलने का और सारे बाजार खोलने का अगर खुदा ना खास्ता इसके मनफी नताइज निकल आए
तो सुप्रीम कोर्ट को तो किसी ने पूछना तो उन बेचारी वफाकी और सूबाई हुकूमतों को है, पूछना तो मुराद अली शाह को है, पूछना तो इमरान खान को है। तो अगर इमरान खान और मुराद अली शाह, मैं पार्टी किसी की तरफ से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं दोनों को समझता हूँ कि उनकी जिम्मेदारी है, और उनकी जिम्मेदारी अगर है तो इख्तियार भी उनके पास होना चाहिए। लेकिन इख्तियार अदालत में हो और जिम्मेदारी एग्जेक्टिव में हो, तो अब या तो जजेस खुद भी एनफोर्स करें ना, आके एसओपी एनफोर्स कराएं, बिल्कुल कराएं, जिम्मेदारी लें। अब आप कहते हैं कल की बातें हुई हैं, तो आज आपने कहना शुरू कर दिया कि जी माल की ओपनिंग का हम पे जिम्मेदारी न डाली जाए। आप पे तो कोई जिम्मेदारी है ही नहीं, मुश्किल तो लेकिन सर है एक ही मसला एक मसला इससे हल होता हुआ नजर आया है, जो अदालत के कल के और आज के रिमार्क से, जो एक लड़ाई पिछले को 90 दिन से जब से कोरोना आया है वफाक और सिंध के दरमियान थी कि लॉकडाउन मुकम्मल होना चाहिए, पार्शल होना चाहिए, स्मार्ट होना चाहिए, मार्केट फलां खुली हो, फलां बंद हो, फलां मस्जिद खुली होगी, फलां बंद होगी, तो वो मसला शायद हल हो गया सर। अब एक यकसा पॉलिसी कम से कम नजर आएगी। वो तो बेशक वो तो सुप्रीम कोर्ट ने बजा तौर पे अपने पे जिम्मेदारी ले ली ना। वो तो अब उनसे जिम्मेदारी तो हट गई कि भाई इस फैसले के हम जिम्मेदार हैं, मुहाफिज हैं, वो तो उनके से हट गई। वो तो अब सुप्रीम कोर्ट ने ले लिया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप नहीं करते, हम फैसला करते हैं। अब इसमें वफाक का प्रिंसिपल क्या हो गया? आइन हमारा वफाकी प्रिंसिपल पे बुनियाद है उसकी। आइन में वफाक को की हुकूमत और सूबे की हुकूमत मुख्तलिफ फैसले कर सकते हैं, ये उनको इख्तियार है, उनको एक ही लेकिन एतजाज साहब बड़ी माजरत के साथ सर, इसी फर्क ने जो सूबे और वफाक का था, 18वीं तरमीम का नारा तो इसी फर्क की वजह से उठा ना, कि वफाक वाले पीटीआई के वुज़रा कहने लगे और ये बात बड़ी गर्दिश की कि 18वीं तरमीम में कई खामियां थी जिसकी वजह से सूबे परफॉर्म नहीं कर पा रहे सर। देखो 18वीं तरमीम बहुत एक पिछले निज़ाम से बहुत बेहतर निज़ाम था। बड़ी उसको इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ने तकरीबन यूनानिमसी के साथ पास किया था, और उसमें आप पार्लियामेंट के इख्तियार तो नहीं ले सकते आइन की तरमीम या आइन बनाने में। अब आइन साजी जो आइन है उसके तहत तो आप वफाक और सूबों में इम्तियाज करने के पाबंद है। पर अगर सुप्रीम कोर्ट का एक ही फैसला आ गया वफाक के लिए भी और सब सूबों के लिए भी, और उस सूबे के लिए भी जो इख्तलाफ कर रहा है और उस सूबे के लिए भी जो इकरार कर रहा है, तो ये तो इम्तियाजी सलूक भी हो गया, पंजाब के हक में फैसला दे दिया। असल में मैं ये समझता हूँ बुनियादी तौर पे कि 4 और 3 का बड़ा अच्छा फैसला था, मेरी ये निगाह में। ये उनको इल्म नहीं है जिन्होंने फैसला किया कि उनका अच्छा क्यों फैसला था। लेकिन सर थोड़ी सी कंफ्यूजन, मेरी गुजारिश आधा मिनट जी 4 दिन अगर ये खुला रखें और कोई टाइम ना रखें, 24/7 24 घंटे इजाजत हो 4 दिन दुकानों की और बाजारों के खुले होने की, अगर 4 दिन पे कोई टाइम के बगैर मंडे टू थर्सडे खुले रखने की इजाजत हो तो रश नहीं पड़ेगा, ये बेचैन होकर रश नहीं पड़ेगा। सर ये अच्छी सजेशन है, लेकिन मेरा सवाल लेकिन एक मिनट जी तो सुन लेना, ये मुकम्मल नहीं है सजेशन। दूसरा है कि फिर 3 दिन बिल्कुल कर्फ्यू लगा दो उन बाजारों पे, शट डाउन कर दो, तो 3 दिन में 72 घंटे में वो जरसूमा जो वहां डिपॉजिट हुआ है वो खत्म हो जाएगा, वो अपनी मौत आप लाइफ अपनी गुजार देगा। जब वो 72 घंटे के बाद बाजार खुलेगा तो कम से कम वो जो पिछला पूरा एक जरसूमे का वबा है वो तो नहीं होगी। बिल्कुल ठीक है। एतजाज साहब एक चीज क्लियर कर दीजिए सर, 18वीं तरमीम अख्तियारात देती है सूबों को, सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस ने कुछ चीज़ें बता दी कि कोरोना को लेकर ये पॉलिसी आप अख्तियार करें, तो अब वो 18वीं तरमीम वाले अख्तियारात फॉलो करेगा सूबा या सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन को फॉलो करेगा? ये जरा कन्फ्यूजन है सर, अगर क्लियर कर दें तो। मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन को ही फॉलो करेगा, और क्या करेंगे बेचारे। बिल्कुल ठीक है सर। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने सिर ये ले लिया है, गॉट द पॉइंट सर, फैसला सुप्रीम कोर्ट ने है। अब वो कह रहे हैं कि जी हमने ईद तक के लिए किया है, वो ईद तक के लिए ही तो रोकना चाहिए था, गरीब आदमी कंगाल हो गया है, वो उसको बहाना मिल रहा था कि मैं बाहर जाके शॉपिंग नहीं कर सकता हूँ। सर बिल्कुल ठीक, कुछ नहीं ला सकता हूँ। आखिरी सवाल कर दिया, आखिरी सवाल है, तहरीक इंसाफ के रहनुमा सिंध में गवर्नर राज लगाना चाहते हैं, उन्होंने मुतालबा किया है,
क्या पीटीआई के पास ये इख्तियार है कि सिंध में या किसी भी सूबे में गवर्नर राज लगा सके सर? गवर्नर राज नहीं लगा सकती पीटीआई। पीटीआई के लिए मैं आपको एक चीज बताऊं, पीटीआई को गवर्नर राज फर्ज करो खुदा ना खास्ता वो लगा दें, एक तो ये बहुत भयानक बात होगी कि वफाक अपनी मुखालिफ जमात जहां जिस सूबे में है और बड़ी अक्सरियत से है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उसमें लगा रही है गवर्नर राज। नंबर 2, मुराद अली शाह एक बड़ा मुदब्बर किस्म का शख्स सारे बहस में निकला है, उसको निकालना और आप ना कोई नामजद करके लगाना जो ये इलेक्टेड भी ना हो, ये भी ज्यादती होगी। तीसरी बात जी, ये अगर लगा देते हैं, आप समझे लगा दिया जी, इनको 1 महीने के अंदर अंदर उसकी एंडोर्समेंट लेनी है मुश्तरका इजलास से, सेनेट अच्छा। और कौमी असेंबली के मुश्तरका इजलास से उसकी एंडोर्समेंट लेनी है। वो एंडोर्समेंट कहाँ मिलेगी? इनके पास नंबर भी नहीं है। तो इनके पास इख्तियार ही ना हुआ ना सर, दूसरे सादा लफ्जों में। क्या दूसरे लफ्जों में? बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया आजाद अंसर, मेरे पास टाइम की कमी थी, मैं आपकी तरफ आ रहा था, आपको मैंने टोका था, जल्दी से अपना कमेंट कंप्लीट कर लीजिए। के ऊपर कहूँगा कि जिस तरह एतजाज साहब ने भी कहा कि ये जब इदारे इंटरफेयर तब करते हैं जब आपकी हुकूमत इनकॉम्पिटेंट हो, अनवांटेड इश्यूज को छेड़े, वो 18वीं तरमीम को जब हो या जो सदारती निज़ाम या जो अभी जिसकी बातें की जा रही हैं सिंध में, इन चीज़ों को, ये सिर्फ इनकी इनकॉम्पिटेंस ना अहलियत शो करती है कि जब इश्यूज़ को छोड़ के दूसरे इश्यूज़ के ऊपर बात करते हैं, जब इश्यूज़ को छोड़ के और बातें करते हैं तो आपके इदारे किक इन करते हैं, आपके इदारे फोर्स करते हैं अपने डिसीजंस को, और उससे ना खाली मुल्क को नुकसान होता है, जमहूरियत को होता है, डेमोक्रेटिक प्रोसेस को नुकसान होता है, और अगर ये ऐसा करते रहे तो पूरी डेमोक्रेसी को एट स्टेक लगाएंगे। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया मेरे तमाम मौजूद मेहमानों का। आज का शो यहीं तक, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।